सब सही है? पिन लग गया है? चलो शुरू करते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान दिया कीजिए कि कैमरे का पिन है कि नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दिक्कत आप लोगों को होगी कल तो बता ही आ गया, लगभग 1.5 घंटे तक पिन ही नहीं था उसमें। लास्ट का कुछ 15-20 मिनट ही उसमें पिन लगा हुआ है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हम ये देख रहे थे कि जब एक्सपोजर थोड़ा कम रख रहे हैं तो स्क्रीन ज़्यादा बेटर दिख रहा है, और ब्राइटनेस बढ़ा देने पे स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हो जा रहा है। चलो अब करते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग क्या करना है, ब्लर आ रहा है तो रुको, इसको हम ठीक वहाँ टच कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। अभी ठीक है, एक्सपोजर लॉक कर देते हैं। यहाँ से एक्सपोजर लॉक हो जाता है। अब देखो हम लोग पता है ये जो सीपी है ना, ये एरोस्पेस डिपार्टमेंट में भी होता है, और 2 सीपी होते हैं एरोस्पेस में, एक कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर होता है, एक सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। सब कराएंगे। अभी हम लोग कल का जो कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का, पहले आज 1 घंटा वो करेंगे। जब 4:30 बज जाएगा, इसमें देखिए कैमरे में टाइम दिखेगा आपको, ठीक है? हाँ 4:30 बज जाएगा तो हम लोग बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे मैथ, ठीक है? और 2 वीडियोस अलग बनेंगे, फिजिक्स वाला अलग बनेगा, मैथ वाला अलग बनेगा, ठीक है? ऐसे जब जिसको फिजिक्स रिवाइज करना हो फिजिक्स रिवाइज कर लेगा, मैथ के लिए मैथ कर लेगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं फिलहाल, और लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, कहाँ तक समझना है। देखो एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन में जो चीज़ IIT या नीट के लेवल की करनी है, उसका कॉन्सेप्ट देखो ऐसे शुरू होगा। एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लगे होंगे। फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, उसके वेट का कंपोनेंट लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, और ऐसा हो सकता है कि वो पुली से अटैच हो तो रस्सी होगी तो टेंशन भी लगा होगा। ये सारे फोर्सेस लगे होंगे। फिर हमको जज करना है कि वो ऑब्जेक्ट किधर ही जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है? अगर जा रहा है तो हम देखेंगे कि वो जिस दिशा में जा रहा है वो फोर्स भारी पड़ रहा है बाकी सारे अपोजिट वाले फोर्सेस से। एक चीज़ ध्यान रखना है, फ्रिक्शन निकालने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन वेट का कंपोनेंट होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन हो रहा है तो वेट का कंपोनेंट होगा। अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है तो कंपोनेंट नहीं आएगा, पूरा का पूरा वेट ही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है? अब छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और उसके बाद कल वाला जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं। देखो वो ऐसे होगा। अगर मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ग्रेविटी बिल्कुल नीचे लगेगी, तो वेट तो नीचे ही लगा। अब यहाँ पे वेट नीचे कर दिए। अब तुमको हम ये समझाए थे कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के परपेंडिकुलर नहीं लगता। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर कर्व है तो टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर कर्व नहीं है तो डायरेक्ट दिख जा रहा है। अब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशा इक्वल एंड अपोजिट है, राइट? सॉरी अपोजिट है। अब ये ब्लॉक जो है वो नीचे नहीं जा रहा, और ये ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रहा। ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब ही है कि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो इस कंडीशन में तुम लिखोगे N = W, ठीक? और मान लो अब इसके बाद यहां पर फ्रिक्शन है कि नहीं है? अभी नहीं है। पक्का? ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर तुमको ये चेक करना है कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो तुम क्या करोगे? फ्रिक्शन का फॉर्मूला चेक करो, म्यू इंटू एन होता है। तो अगर हम तुमको बोलते हैं कि इनके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो म्यू की वैल्यू हम तुमको देंगे। अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है। मूव नहीं कर रहा, इसका प्रूफ है कि फ्रिक्शन है, और बहुत तगड़ा फ्रिक्शन है। उसकी वैल्यू कितनी है? ये जो म्यू है, ये 2 तरह का म्यू होता है, म्यू एस और म्यू के। तो फिलहाल तो ये रुका हुआ है ना, तो स्टैटिक वाला यूज कर देंगे, और एन की वैल्यू यहाँ से डब्ल्यू के बराबर करके रख देंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसको हम चला दिए, फोर्स लगा दिए, एफ फोर्स, तो अब इस एफ फोर्स के लगने से क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलेगा। लेकिन ये चलेगा या नहीं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि मेरा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सकता है कि नहीं, ठीक है? अब तुम लोग अपने नोटबुक में ये बनाना, डायग्राम लिखना फ्रिक्शन के बारे में। अब एक टॉपिक ले रहे हैं फ्रिक्शन का। अभी
फ्रिक्शन क्या होता है कि पुराने, जब फिजिक्स को नया नया समझा जा रहा था, एकदम नया नया समझ रहे थे जब फिजिक्स को, तो लोग ये समझते थे कि ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करता है तो वो इसलिए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रुक जाता है क्योंकि जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, वो हिली होता है, ऐसे जिगजैग 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 सरफेस होता है। लोगों का ये मानना था कि अगर इसको तुम जूम करो तो जूम करोगे तो तुम ये पाओगे कि ये जो सरफेस है ये चिकना दिख रहा है, ये चिकना नहीं है, ये ऐसा है जूम करोगे तो, और ऊपर का जो सरफेस है वो भी ऐसा है। तो लोग ये समझते थे कि ऐसे, मान लो ये मेरे फिंगर्स को देखो, नीचे का सरफेस है, इनको देखो, तो लोग समझते थे ना कि ये ऐसे आके इसमें आके फंस जाएगा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी से ये आ रहा है उतनी एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी, फंसेगा निकलेगा, तो इस फंसने से निकलने में इसकी एनर्जी वेस्ट होगी, इसीलिए जाके आगे रुक जाएगा। ऐसा उनका मानना था कि सरफेस में सरफेस फंस जाता है। लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि अच्छा चलो अगर इस सरफेस को ज्यादा चिकना कर दिया जाए, मतलब कि जितना हो सके उतना चिकना कर दिया जाए, तब तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, राइट। अगर पुराने लोगों की माने तो, लेकिन जब बाद में वो लोग इस पर काम किए तब तो फ्रिक्शन और ज्यादा था। तो लोग ये समझे अच्छा इसका मतलब सीन कुछ और है, ये चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो अब वहां पे फ्रिक्शन का नया कॉन्सेप्ट आया। अब फ्रिक्शन का वो जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो नीचे का सरफेस है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो यहां पे दो मॉलिक्यूल्स दिखा दे रहे हैं ऊपर के सरफेस के, यहां भी दो मॉलिक्यूल दिखा दे रहे हैं नीचे के सरफेस के। अब ये सरफेस जाएगा, ऊपर वाला सरफेस जब जाएगा इधर, तो क्या होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अब जब वो मॉलिक्यूल जा रहा है उधर, इन दोनों को समझो यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, तो ये वाला मॉलिक्यूल उसको पीछे खींचेगा अट्रैक्शन की वजह से कि कहां जा रहे हो, रुको। तो इसलिए क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स, अब यहां तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे कि कहां जा रहे हो, इधर आओ। इसी चक्कर में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डेवलप होता है। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन था जिसकी वजह से डेवलप हुआ था, राइट, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो बहुत चिकने सरफेस आपस में रहेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर हम ऐसा बना दें एक सरफेस ऐसा बना दें, तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग थोड़ी ना इंटरेक्ट कर पाएंगे। वो तो जब आगे जाके धंसेगा, जब जाएगा तब भले कर लें वो, ठीक है। लेकिन इस वाले में तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें सरफेस मतलब मॉलिक्यूल जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे उनका अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा और फ्रिक्शन उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसका आईआईटी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि दो चिकने सरफेस को आपस में सरकाया जाए तब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, या एक उबड़ खाबड़ सा सरफेस ले लो उसके ऊपर एक उबड़ खाबड़ सा, तब ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। अब देखो, जब आपको फ्रिक्शन फोर्स का रीजन पता चल जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी समझना होता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली करता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स आपको यह बताएगा कि एक्चुअली उसका काम यह है मोशन को रोकना। उसका काम यह नहीं है कि वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन का यह काम नहीं है कि वो हमेशा मोशन के अपोजिट ही लगे। मेरा मतलब यह है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो यहां से बच्चे ये समझ लेते हैं गलती कि अच्छा मोशन इधर तो फ्रिक्शन इधर, लेकिन ऐसा नहीं है। मोशन किधर भी हो, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। देखना, इस चीज को नोट करना है नोटबुक में। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो अपने आप को डायरेक्शन और मान, मैग्नीट्यूड दोनों में एडजस्ट कर लेता है। अब समझते हैं वो कैसे कर लेता है। तुम यहां पे देखो, यहां पे इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन मोशन की दिशा में हो जाता है। समझाते हैं कैसे।
देखो होता क्या है, अगर तुम स्लाइडिंग मोशन को, जैसे ये डिस्क है, मान लो कि ये रोल नहीं कर रहा, ये बस जा रहा है, ये बस जा रहा है, मतलब सरक रहा है। सरक रहा है मतलब जैसे 1 रुपए का सिक्का ले लो और उसको सरकाओ, रोल मत कराओ। समझ रहे हो डिफरेंस? हाँ, बस खींचो। या एक काम करो, 1 रुपए का सिक्का है, मान लो इसमें एक गोंद या फेविकोल लगा करके रस्सी बांध के उसको सरकाओ, बस सरकाओ। वो हुआ सीन स्लाइड, उसको बोलोगे स्लाइड। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि ऐसे उंगली पे 1 रुपए का सिक्का लो और उसको ऐसे रोल करा दो। अब वो रोल करते करते चल रहा है, तो वो क्या, रोलिंग। अब रोलिंग में क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, स्लाइडिंग में क्या हो रहा है, देखो दोनों का डिफरेंस देखो। ये है स्लाइडिंग, इसको नोट करना, और ये है रोलिंग। होगा क्या, ये जो स्लाइडिंग है इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको हम अलग ड्रॉ करते हैं। ये मॉलिक्यूल है हमारा और ये हमारा सरफेस का मॉलिक्यूल है। तो तुम इसको नोटिस करो, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सीधे। तो इसको रोकने के लिए मॉलिक्यूल किधर फोर्स लगाएगा, पीछे। तो फ्रिक्शन इस केस में कहाँ आया, पीछे। फ्रिक्शन को दिखाते हैं स्मॉल f से। लेकिन रोलिंग में तुम देखो, रोलिंग को जूम करो, ये पार्टिकल है, ये जमीन का पार्टिकल है, ये रोलिंग में किधर जा रहा है, देखो इस वाले में क्या होता है, ये आगे जा रहा था, लेकिन इस वाले में क्या है, ये पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल पीछे जा रहा है। बात तो समझ पा रहे हो? पार्टिकल खुद रोटेट कर रहा है, इधर जा रहा है पार्टिकल, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। पार्टिकल की टेंडेंसी पीछे जाने की है। अच्छा, तो पार्टिकल को रोकने के लिए देखो, इस मॉलिक्यूल को इससे क्या मतलब है कि तुम ऊपर जा रहे हो कि कहां जा रहे हो। इस मॉलिक्यूल को तो इससे मतलब है कि भाई तुम मेरे लिए तो पीछे गए, राइट। तो इस पार्टिकल के लिए पीछे गया तो बस काम हो गया हमारा। यहां पर जो फोर्स लगेगा इसको रोकने के लिए वो इधर लगेगा, ठीक है। इसीलिए जब रोलिंग का केस होगा तो इसमें इधर लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि आप जिस रोलिंग की बात कर रहे हैं वो कौन सा रोलिंग है। रोलिंग 2 तरह का होता है, रोलिंग 2 तरह का होता है। देखो हवाई जहाज है, जब हवाई जहाज जमीन पे, मतलब जब उसको टेक ऑफ करना होता है तो वो पहले कुछ दूर तक रन करता है। वो रन क्यों कर रहा होता है, क्योंकि वो स्पीड गेन कर रहा होता है। और जब एक सफिशिएंट स्पीड उसको मिल जाती है तो ऑटोमेटिक वो उड़ जाता है। देखो वो पायलट क्या करता है ना कि पायलट विंग को उसमें जो सेटिंग करनी होती है वो सेटिंग वो कर देता है। अब उसके बाद पायलट तेजी से इसको उड़ाता है, मतलब दौड़ाएगा इसको। अब वो दौड़ते 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 अपने आप उड़ जाता है। उड़ाते समय पायलट को कुछ नहीं करना होता। समझ रहे हो हम क्या चाह रहे हैं? जहाज का उसको सेटिंग शुरू में जो करनी होती है सेटिंग कर देगा। अब उसको इंजन को पूरा फुल रखेगा, जैसे ही शुरू हुआ इंजन खोल देगा, ऑन कर देगा, गाड़ी चलने लगी, जहाज चलने लगा। अब जहाज चलते 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 तब ना स्पीड पकड़ेगा। अब जहाज को स्पीड पकड़ने में इतना टाइम क्यों लगता है? जहाज फट से स्पीड क्यों नहीं पकड़ता? उसका रीजन है ना, लोडेड है, वो नीचे में फ्रिक्शन है। तो जितना जितना फ्रिक्शन बढ़ाओगे, अभी हम समझा रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ऐसा क्यों हम बताते हैं? इसीलिए जहां आपकी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो अचानक से खट से नहीं बढ़ जाती है, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ती है। क्यों? उसका रीजन ये है, फ्रिक्शन में एक स्वभाव होता है, उसको समझते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है कि फ्रिक्शन की एक औकात होती है, फ्रिक्शन की एक औकात होती है। फ्रिक्शन उस औकात तक आता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जीरो से लेकर के उस औकात तक आने में, जैसे मान लो अगर तुम हल्का सा फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन उतना आ जाएगा, काट देगा इसको। थोड़ा और फोर्स लगाए फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, इसको काट देगा। थोड़ा और फोर्स लगाए फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, इसको काट देगा। फाइनली फ्रिक्शन में कितनी औकात है, कितना कर सकता है फ्रिक्शन, राइट? वो बॉडी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, अभी हम एक एग्जांपल लिए थे जिसमें बॉडी रखा हुआ था रेस्ट पर, तो वो जितना फ्रिक्शन उस पर था म्यू इंटू एन वाला, उतना ही फ्रिक्शन वो मैक्सिमम पैदा कर सकता है, मैक्सिमम। उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं पैदा कर सकता। एग्जांपल समझते हैं। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट है और हमको ये पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट का मास दे दें तो मास से वेट निकल जाएगा। तो वेट निकल गया W, W की वैल्यू के ठीक बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन का जब निकालोगे तो तुम इसी में मल्टीप्लाई करोगे ना, म्यू इंटू एन से मल्टीप्लाई करोगे।
या म्यू इंटू आर से मल्टीप्लाई करोगे, एन और आर बराबर है। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे कोई फोर्स लगा नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि फ्रिक्शन है, यहाँ पे हमको ये पता है कि फ्रिक्शन है, लेकिन अब समझा रहे हैं ये स्टोरी अलग समझना, ये स्टोरी अलग समझो। यहाँ पर फ्रिक्शन का मान निकाल लो। अगर मान लो म्यू की वैल्यू 0.1 देते हैं और यहाँ जो ये वेट है, मान लो ये जो मास था वो 100 किलो का था, और ये जो वेट इसे मल्टीप्लाई करो mg से तो वो 1000 हो जाएगा। तो इसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एन भी तो 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 न्यूटन। तो देखो ये 100 न्यूटन फ्रिक्शन है, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है जिसका ये विरोध करेगा। ये किसका विरोध करेगा? अभी तो फोर्स लगा ही नहीं है, अभी तो मोशन है ही नहीं है। तो बस ये कि वहां पे फ्रिक्शन है। अब क्या करो, यहां से हल्का सा 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाओ इधर। तब क्या होगा, हम ये जानते हैं कि अच्छा 0.1 न्यूटन लगा है, तो ऑटोमेटिक यहां पर सरफेस पर फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा 0.1 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की औकात 100 न्यूटन तक की है। इसका ये मतलब हुआ। अब तुम इसका लोड बढ़ा दो, 1 न्यूटन कर दो, तो फ्रिक्शन अपने आप 1 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन कर दो, अपने आप 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 100 कर दो तो अपने आप ये 100 हो जाएगा। लेकिन अब इसको डर लग रहा है, अब इसको डर लग रहा है कि यार इससे ज्यादा फ्रिक्शन ये अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर अब सुनो मेरी बात, अगर हम तुमको एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम तुमको सिर्फ ये 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन के बारे में कोई जानकारी देते नहीं है, तो तुम बोल दो कि मोशन होगा। लेकिन अगर हम तुमको ये पूरा डेटा दिए हैं, इसमें म्यू और एन दिए हुए हैं, और तब 0.1 लगाते हैं, तो तुम बोलोगे मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लगाओगे 0.1 न्यूटन और अपने आप फ्रिक्शन आ जाएगा कितने का? 0.1 न्यूटन का। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, फोर्स एक दूसरे को तभी कैंसिल कर सकते हैं जब उनकी वैल्यू बराबर हो और उनकी दिशा एंटी पैरेलल हो, अपोजिट हो। कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसे कि सर मान लीजिए ये कोई लकड़ी का वो है पैनल, अब इस पर एक फोर्स यहाँ लगे और एक फोर्स यहाँ लगे, तो क्या ये इक्वल और अपोजिट हुआ? तो हाँ, ये हुआ। तो क्या ये मोशन करेगा? तो मोशन तो ये करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो फोर्स है वो फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी मोशन आया। फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, लेकिन फिर भी मोशन आया। इसीलिए ये चैप्टर अलग से पढ़ा जाता है रोटेशनल फ्रीज के नाम से, रोटेशन के नाम से अलग से पढ़ते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो यहां पर तुम समझो कि यहां पे 0.1 है, यहां पे 0.1 है, इधर से फ्रिक्शन, इधर से अपना फोर्स जो अप्लाई किए थे, इधर से फ्रिक्शन, तो टोटल फोर्स 0। टोटल फोर्स 0 क्यों गया? 0.1 कैंसिल हो गया, इक्वल अपोजिट। 1 लगाए तब भी कैंसिल, 10 लगाए तब भी कैंसिल, 100 लगाए तब भी कैंसिल। अब 100 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिए, तुम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिए। तो जैसे ही हम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लो कि तुम 100 लगाए थे, अब तुम 0.1 और लगा दो, 100.1 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो फ्रिक्शन की औकात अब खत्म, अब उससे ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकता। तो तुम तो लगाए हो 100 न्यूटन, लेकिन गाड़ी पूरे 100 से नहीं चलेगी। सॉरी, तुम तो लगाए हो 100.1, लेकिन गाड़ी जो है वो पूरे 100.1 से नहीं चलेगी, क्योंकि उसका जो 100 है वो तो फ्रिक्शन में चला जाएगा। आखिर फ्रिक्शनवा को कौन कैंसिल करेगा? तुम जो लगाए उसी से ना कैंसिल करोगे, जितना एक्स्ट्रा रहेगा उससे जाओगे, तो गाड़ी आगे जाएगी 0.1 से। समझ रहे हो बात मेरी? ये इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर एक ग्राफ आता है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का भी ग्राफ है। वो ग्राफ ये है कि फ्रिक्शन जो है ना वो 0 से शुरू होता है, फिर वो बढ़ता है और वो लीनियर बढ़ेगा, बढ़ता 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 बढ़ता, जैसे फोर्स लगाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। उस पर वो अपने मैक्सिमम मान को टच करेगा, जो यहाँ पे 100 था। अब मान लो कि तुमने 500 लगा दिए, मान लो तुम्हें 500 लगा दिए, तो तुम ये सोचोगे कि ठीक है फ्रिक्शन 100 का लग जाएगा, 500 हम लगाए हैं, इसका मतलब हमारी गाड़ी 400 से जाएगी, तुम ये सोचोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को शुरू में धकेलना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार
जब वो चल दिया तो हल्का सा कम फोर्स लगा के तुम उसको मेंटेन कर सकते हो। अगर मान लो कि तुम 100 न्यूटन, मान लो तुम 1000 न्यूटन लगा दिए तो गाड़ी चल देगी। इस केस में 1000 न्यूटन तुमको लगाना नहीं पड़ेगा, एक बार गाड़ी चल दी ना तुम हल्का सा स्लो भी करके गाड़ी चला सकते हो। इसका मतलब फ्रिक्शन में नेचर होता है कि पहले से जाएगा यहां तक, फिर उसके बाद हल्का सा घट के फिर यहां से ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है फ्रिक्शन। बस उसके बाद तो अपना लोड लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। यहां पे जानते हो 3 तरह का फ्रिक्शन आ गया। जब तुम इतना फोर्स लगाए तो इतना फ्रिक्शन मिला, इतना फोर्स लगा इतना फ्रिक्शन मिला, इतना फोर्स लगा इतना फ्रिक्शन मिला, लगाते 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 यहां तक पहुंच गए तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन मिला। यहां से यहां तक नो मोशन। अब उसके बाद जैसे ही तुम फोर्स को आगे बढ़ाया फ्रिक्शन खटाक से घट जाएगा, फिर तुम कितना भी फोर्स लगाओ फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर मोशन हो जाता है, यहां पर हम म्यू के यूज करते हैं। ठीक है, ये म्यू के वाला जोन है जब मोशन हो रहा है। एग्जैक्टली जो यहां का टॉप वाला है, एग्जैक्टली टॉप, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, औकात, ये है म्यू एल। ठीक है, बाकी सारा का सारा बीच में जितना भी होता है वो म्यू एस होता है। ठीक, म्यू एस यहां पे सब म्यू एस है। तो तुमको जो म्यू एस के लिए दी जाती है, अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो तुम वो म्यू एस यूज करोगे। म्यू एस कई सारे हो सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्लियर हो गया ग्राफ। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रिक्शन, तो ऐसे लिख देना कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू सरफेसेस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन फोर्स। राइट, बस इतना लिख देना। उसके बाद ये ग्राफ बना देना, उसके बाद फोर्स का ये फॉर्मूला लिख देना जो स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन है या म्यू इंटू आर है, उससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा। एक चीज और लिख देना, ऐसा ऐसा बना करके मास, वेट एंड ये एरो बना देना। 3 चीज करना है तुमको किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए। 3 चीज करना होता है, जो रिटन एग्जाम होता है टॉप करने के लिए 3 चीज करना होता है। एक बनाओ ऐसा डायग्राम, जब ये बन गया तो फिर तुमको बनाना एक ग्राफ। ये डायग्राम बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब तुमको डालना है फॉर्मूला। थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर ये तीनों कर दिए तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में यही स्ट्रेटजी अपनानी है 12th क्लास में। ठीक है, चलो हमारा ये था फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग फ्रिक्शन को डिटेल में समझ चुके हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है। अब हम तुमको एक काम दे रहे हैं, ये तुम लोग खुद से सोच के लाओगे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तुम लोग इंटरनेट से खोजोगे, ठीक है, अपने से, और हमको ये बताओगे कि अगर मान लो ये साइकिल है और इस साइकिल में ये जा रही है, अगर तुम इसमें पैडलिंग कर रहे हो, मतलब अगर तुम इसके पैडल को रोटेट कर रहे हो तो साइकिल चल रही है, 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 चल रही है। केस 1, अगर तुम साइकिल को तेजी से चला करके पैडलिंग रोक दिए तो अब साइकिल जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, कुछ देर में रुक जाएगी। उसको हम लेते हैं केस 2 में। यहां पे पैडलिंग अलाउ है, यहां पे पैडलिंग अलाउ नहीं है। इसमें क्या है, तुम शुरू में ही साइकिल को चलाए और चला करके छोड़ दिए, इसका मतलब ये कुछ देर बाद जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तुमको बताना है कि इस केस में अगले पहिए और पिछले पहिए में फ्रिक्शन कहां होगा, इस केस में अगले पहिए और पिछले पहिए में फ्रिक्शन कहां होगा। ठीक है, 4 में फ्रिक्शन बताना है। केसेस समझ में आ गए? ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कल बता दें या व्हाट्सएप पे जब भी आप गूगल कर लें, खोज लें तो हमको बताइए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो, हम लोगों को यह समझना है कि लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन का क्या रोल है। ठीक है, देखो लॉज ऑफ मोशन में आपको कितने तरह के सवाल बनते हैं जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसा सवाल बनेगा कि अगर मान लो कि ये जो हम लोग कल डिस्कस किए थे कि ये ट्रायंगुलर वेज है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये डिस्कस किए थे। अब इसमें कई सारे पैटर्न बनते हैं, कभी कभी सिर्फ इतने के बन जाते हैं, हाफ वाले, और यहाँ पे एक मास लटका रहेगा हवा में।
ठीक है। अब इसका भी एक और बन जाता है, कभी कभी ये लोग क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है ये नहीं है, सिर्फ ऐसे सिंपल सा है, सिर्फ सिंपल सा एक ब्लॉक है जो नीचे आ रहा है। ये 3 तरह के इसमें केस बनते हैं, इसको समझ लोगे, ये सब हम समझा देंगे। उसके बाद क्या होता है, एक जगह और फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। कोई गाड़ी होगी, इस गाड़ी में टायर लगा होगा, ये गाड़ी इधर जा रही होगी, हम यहाँ पे ब्लॉक रख देंगे, यहाँ ड्राइवर बैठा है, यहाँ पे ब्लॉक रख दिए। अब जब गाड़ी इधर जाएगी तो इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक किधर सरकेगा, इधर सरकेगा, लेकिन ये ब्लॉक इधर तब सरकेगा जब ये गाड़ी एक्सिलरेट करेगी। जब ये गाड़ी रिटार्डेट करेगी तो ये ब्लॉक आगे जाएगा। फील हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये आगे जाएगा, तो यहां पर फ्रिक्शन देखो आ जाएगा, आगे या पीछे मोशन होगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर सेम चीज को हम ऐसा समझें कि मान लो ये कोई ट्रक है, ये ट्रक इधर जा रहा है, हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट चिपका दिए हैं इसके साथ। जैसे मान लो कि ये चीज है, हम इसको ऐसे देखो चिपका दिए, मतलब ये नहीं गिर रहा मेरे हाथ में, नहीं गिर रहा, गिर ही गया, रुको रुको, तो ऐसे ही करके कुछ दूर तक तो नहीं गिरा था ना, मतलब देखो कैमरे में दिख जाएगा, जूम मतलब स्लो करके देख लेना, कैमरे को 0.5 पे चलाना यूट्यूब में, फिर देखना ये नहीं गिर रहा है। थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, पकड़े नहीं है हम, नहीं गिर रहा है। तो ये कुछ देर तक क्यों नहीं गिरा, हम किधर भी ले जाएं, नीचे भी ले जाएंगे तब भी नहीं गिरेगा, कुछ दूर तक तो नहीं गिरेगा। देखो कुछ दूर तक क्यों नहीं गिर रहा है। अब तुम बस इस एग्जांपल में ये इमेजिन करो कि जितने दूर तक ये यहां से यहां तक, जब मेरा हाथ भी पूरा खुला हुआ था और ये बिल्कुल ऐसे वाला मोशन था, स्लो करके देखना वीडियो को, जब ये यहां से यहां तक आ रहा है उस कंडीशन में इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इसको समझना है। पहला फोर्स तो ये लग रहा है जो मतलब हम हाथ से लगा रहे हैं इधर की तरफ, पहला फोर्स वो हो गया। दूसरा फोर्स इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये 2 फोर्स आदमी को आराम से दिख जाता है। तीसरा फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बताओ इस चीज में हाथ में चिपका हुआ है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, वेरी गुड ट्राई, गुड ट्राई, और सोचिए सोचिए बेटा, फ्रिक्शन किधर लगेगा। चलो ये जो डायग्राम है ना, समझ लो कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी इधर जा रही है, तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। हमको ये जानना है कि इस ब्लॉक में जो इसके साथ चिपका हुआ है फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन बताना है आपको। ठीक है, वेरी गुड, आज तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन तो है बेटा, देखो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भूत है, जो दिखता नहीं उसको समझना पड़ता है, उसके लिए आप लोग को तांत्रिक बनना पड़ेगा। हाँ बेटा, हाँ ओके, तो कहाँ हम कहाँ कह रहे हैं उधर लगेगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आप सही सोच रहे हैं, और सोचिए, आंसर आएगा, आंसर इसी क्लास से आता है, इसी क्लास से आएगा। वेरी गुड, वेल डन, फ्रिक्शन ऊपर के साइड लगेगा, वेरी वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, फ्रिक्शन ऊपर के साइड लगेगा। बच्चों देखो ऊपर के साइड फ्रिक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि मोशन किधर होगा, चांस किधर है मोशन होने का, ये ऑब्जेक्ट इधर सरकेगा ना। देखो अगर हम इस चीज को इधर ना धकेलें तो ये सरक जाएगा ना नीचे, तो क्या हो रहा है कि हम इसको ढकेल रहे हैं, ये नीचे नहीं गिर पा रहा। इसका रीजन ये है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा हुआ है जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर हम ये बोलें कि ये वाला मोशन हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो ये गिर जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं। इस वाले केस में ये इसलिए रुका था
क्योंकि जो मेरे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स दे रहे हैं। तो उनके अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो रहा है कि ये अट्रैक्शन, ये जो चीज है ये नीचे गिरनी चाहती है, इसका वेट है नीचे, लेकिन उनका अट्रैक्शन फोर्स हम जितना तेज चलाएंगे उतना तेज अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसे गिरने का चांस खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि वो फिजिक्स काम कैसे कर रही है। यहाँ पे देखो, इसमें 2-3 स्टेप है, समझ में आ जाएगा। और अभी समझो फोकस से, उसके बाद हम वीडियो पॉज करके आप लोगों से 1 बाय 1 पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको समझो कि इस चीज के पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स अभी बस शुरू हो जाएगा, यही लास्ट टॉपिक होता है। ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। फ्रिक्शन फोर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है स्यूडो फोर्स, सॉरी इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक अलग फोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है, जब ये गाड़ी इधर जा रही है तो इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। और स्यूडो फोर्स तभी लगता है जब चीजें या तो एक्सिलरेट कर रही होती हैं या रिटार्डेट कर रही होती हैं, नहीं तो स्यूडो फोर्स नहीं लगता। अब देखो यहां पर स्यूडो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। अगर गाड़ी इधर जा रही है तो इसमें स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा, पीछे लगेगा। जैसे इसमें पीछे क्यों लग रहा था, समझ रहे हो ना? इसमें पीछे लगेगा। अब इसमें स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। अब देखो पीछे लग रहा है तो जरा इमेजिन करो इस सरफेस को कौन दबा रहा है? ये स्यूडो फोर्स दबा रहा है, ये स्यूडो फोर्स दबा रहा है। तो ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन देगा इधर, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। बेटा क्लियर हो रहा है? स्यूडो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है क्योंकि ये पूरी असेंबली इधर मोशन कर रही है ए एक्सेलरेशन से, राइट? जितना एक्सेलरेशन यहां पर है सेम एक्सेलरेशन कॉपी हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। क्या कॉपी होगा? एक्सेलरेशन कॉपी होगा। ठीक है, जितना एक्सेलरेशन यहां है उतना एक्सेलरेशन कॉपी हो जाएगा इसमें, लेकिन इधर की तरफ। अब एक्सेलरेशन है, इसके पास मास भी है, तो इमेजिन करो इसको अगर अलग से ड्रॉ कर दें तो ये इधर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? ए। इसके पास खुद का मास भी है, तो मास और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितने फोर्स जाए पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये ब्लॉक इसमें धंस नहीं पा रहा। इसका मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस इधर की तरफ एन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। पूरा कहानी समझो। अब अगर तुम नेचर देखो तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ वेट भी लग रहा है ना, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ वेट भी तो लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक नीचे नहीं जा पा रहा है। इसका पक्का मतलब है कि कोई फोर्स है जो ऊपर की तरफ इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक, तो यहां पे कोई और फोर्स नहीं, नेचर से समझो। नेचर, इसका नेचर क्या है? नीचे सरकने का। मतलब यहां जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर सरकेगा ये। इसका मतलब ये वही फ्रिक्शन फोर्स है, सरफेस पर लग रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स वेट के इक्वल रहेगा तो ये नहीं सरकेगा। पूरी कहानी क्लियर हो गई? इस फ्रिक्शन फोर्स को निकालने के लिए आप म्यू एस इंटू एन यूज करेंगे। अब इसमें एस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये रुका हुआ है। इसमें एन क्यों यूज होगा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अब ये रहा, फ्रिक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन यहां लग रहा है तो ये यहां लग रहा है, तो यहां पे एक कपल बन जाएगा फोर्स का, ऐसे रोटेट करेगा, ये सब चीजें उसमें वहां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो फ्रिक्शन लग रहा था, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आप लोग बताइएगा इस पूरी कहानी को, हम इसको इरेज कर रहे हैं और एक डायग्राम हम बना के दे रहे हैं। ये व्हीकल है, ये व्हीकल इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इससे चिपका हुआ है, मतलब ये इतनी तेज जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा एरो कैसे कैसे इसमें ड्रॉ होगा। ठीक है बेटा, आप आइए, ट्राई कीजिए। हाँ आइए, आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगी? आइए ट्राई कीजिए। आ जाओ, आ जाओ, ऐसे ही नंगे पैर आ जाओ, आराम से मस्त आ जाओ। लो बेटा ट्राई करो, बताओ। थोड़ा ऊपर कर लो माइक।
या तो मैं पकड़ लेते बेटा। हाँ चल। इधर स्यूडो फोर्स लगेगा ए से ही, हाँ, क्योंकि acceleration से। ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि जो ये क्या है बस है ना, ये जो बस है वो ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रही है, तो स्यूडो फोर्स इधर ए एक्सेलरेशन से लगेगा। और ये जो सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट इस पर चिपका हुआ है, मीन्स यहाँ पर नॉर्मल लगेगा एन से, नीचे वेट लगेगा मतलब ग्रेविटेशन लगेगा, और ग्रेविटेशन का अपोज करने के लिए यहाँ पर सरफेस से ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। वेरी गुड। और ये फ्रिक्शन, ये ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ है, इसीलिए म्यू एस एन लगेगा। वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। टीचर बनोगी क्या आगे जाके? देखो ये सही एक्सप्लेन किए। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसी तरह की चीज़ों को समझेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। अभी इसमें एक दो टॉपिक और है, छोटा छोटा टॉपिक है, डे बाय डे कवर होगा। अब हम लोग सेम चीज़ समझेंगे कि ये सेम चीज़ अगर हम किसी गाड़ी में पेंडुलम बांध दें तो उस पर कैसे सॉल्व होगा। गाड़ी के अंदर पेंडुलम बांध दें, ऐसा तुम लोग अक्सर देखे होगे, बस में, ट्रक में, कार में लोग आगे कुछ ना कुछ लटका देते हैं, तो जब गाड़ी चल रही होती है तो वो चीज़ ऐसे इधर, मतलब अगर गाड़ी चल रही तो ऐसे रहेगी, गाड़ी रुकी तो वो ऐसे हो जाएगी। तो उसको समझते हैं वो कैसे होता है। देखो तुम लोगों को कुछ कार के नाम पता है? आपको कितने कार के नाम पता है? मर्सिडीज, BMW और जैगुआर। कौन सी कार लोगी आगे जाके? टेस्ला। तो वो कार पसंद है? आगे कौन सी कार खरीदोगी? अभी डिसाइड नहीं की हो? कितना पैसा कमाओगी? बहुत ज़्यादा कमाओगी, वेरी गुड। तुम कितना पैसा कमाओगी? पता ही सोचे नहीं हो? अरे कमाना है तुम, मतलब बेटा बहुत कमाओगी ना, इतना कमाओ इतना कमाओ इतना कमाओ इतना कमाओ, मतलब इतना कमाओ कि जाट साले, मतलब इतना पैसा कमाओ। तुम बताओ कितना पैसा कमाओगे? अच्छा का ज़्यादा, मतलब इतना पैसा कमाओ ना, मतलब तुम्हारे आगे पीछे एकदम वो लोग पड़ जाएं, अरे फिरौती मांगने वाले इतना पैसा कमाओ, मतलब कि तुम्हारे फिरौती के लिए पूरे इंटरनेशनल कॉल्स आए कि अरे उसको उठा लेंगे तो एक ही दिन में राजा हो जाएंगे। हाँ ऐसे करना है, इतना पैसा कमाना है, पूछना नहीं है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, इतना पैसा कि पूछो मत, तो तुम लोग की क्लास हम बुर्ज खलीफा में लेते, समझिए। अब देखो हम लोग समझने जा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये बस है, कोई ट्रक है, बस है, जो भी है, ये इधर एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन ए से, और इस पूरे का ऑब्जेक्ट का हम कुछ ना कुछ मास दे देंगे कैपिटल M। यहां पर हम एक पेंडुलम लगा देते हैं, ठीक है। अगर यहां पर एक्सेलरेशन है तो ये पेंडुलम, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा तो पेंडुलम इधर जाएगा। अब अगर पेंडुलम इधर जाएगा तो ये कितना इधर जाएगा, मतलब ये इतना गया या इतना गया या पूरा एकदम चिपक गया, वो डिपेंड करेगा ये कितना तेज था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये इतना तेज था कि आपका ये इतना दूर गया, तो अब इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा तो ये है, इसके ऊपर जो वेट लग रहा है उसकी दिशा तो ये है नीचे की तरफ, लेकिन इसमें फ्रिक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है टेंशन का, रस्सी से बंधा है ना, तो टेंशन है, टेंशन यहां पे है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अलग से बना लो। ये ऑब्जेक्ट था, इस पे इधर क्या लग रहा था, स्यूडो फोर्स, नीचे क्या लग रहा था, ग्रेविटी, तो वेट बोल दो इसको। इधर क्या लग रहा था, टेंशन लग रहा था, T। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन कट कर रही है, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो यहां से इसको थीटा बना दो, ठीक। अब इस T के दो कंपोनेंट होंगे। अब समझो इसके कंपोनेंट नहीं होंगे, इसी के कंपोनेंट होंगे। क्यों बेटा? नहीं, इसके ही कंपोनेंट होंगे, इसके दोनों के नहीं होंगे। मेरा क्वेश्चन है, इसके क्यों नहीं होंगे, इसी के क्यों होंगे? नहीं बेटा, वो नहीं पूछ रहे हम, इसके कंपोनेंट हम क्यों नहीं कर रहे, इसी के कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही तो इंक्लाइंड है, ये दोनों इंक्लाइंड थोड़ी हैं। इसको ये वर्टिकल लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इंक्लाइंड तो यही है, इसलिए से कंपोनेंट करेंगे,
इसका कंपोनेंट करेंगे बेटा, आप बताइए इसका कंपोनेंट कितना होगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला। अरे वेलोसिटी थोड़ी है यहाँ पे, ये टी है बेटा। तो टी में क्या होता है? टी टेंशन है। देखिए जितना भी क्वांटिटी है इस दुनिया में, उसमें जितने वेक्टर क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर, उसमें जितने वेक्टर क्वांटिटीज हैं सबकी दिशा होती है। टेंशन एक तरह का फोर्स है, इसकी भी दिशा होती है। तो दिशा है, इसीलिए इसका कंपोनेंट बटेगा। तो इस समय टेंशन है, तो टेंशन का जो थीटा साइड है वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसका जो ये वाला साइड है वो हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है बेटा, आप लोगों को प्रोजेक्टाइल वाला यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो गया था ये वेलोसिटी u थी, ये एंगल थीटा था, तो थीटा का साइड जो था वो u कॉस थीटा था, और ऊपर का साइड था वो u साइन थीटा था। ठीक है, अगर मान लो हम तुम लोगों से ये पूछें कि यहां से मान लो ये कोई टावर है बिल्डिंग का, यहां से हम इस बॉल को नीचे की तरफ थ्रो करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम तुमको ये एंगल दे दें थीटा, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा किसी और स्पीड से u cos थीटा से, लेकिन इधर जाएगा u sin थीटा से, क्योंकि यहां पे थीटा देखो ना कुछ और हो गया, राइट। चलो ठीक है, ठीक वैसे ही इस वाले में हमारे पास काम के जो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस काम के हैं, लेकिन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स काम का है। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कंपोनेंट निकाल चुके हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो इस बॉक्स के अंदर जो पेंडुलम लटका हुआ था वो यहां आके रुक गया था। ठीक है, यहां आके रुक गया था, तो हम लोग ये पूछेंगे कि इसमें टेंशन कितना था। तो आप लोग क्या करेंगे, रुका हुआ यहाँ पे स्टेशनरी है, तो टी कॉस थीटा का इससे एक कंपोनेंट बना इक्वल कर देंगे। तो आप लोग लिखेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, और ये टी साइन थीटा है उसको स्यूडो फोर्स के बराबर कर देंगे। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू स्यूडो फोर्स एफ। अब स्यूडो फोर्स क्या होता है, वो इस पर लग रहा था, तो इसका मास यूज होगा, पूरे का मास यूज नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, कॉपी क्या होता है, एक्सेलरेशन कॉपी होता है, मास नहीं कॉपी होता है। इसका खुद का अपना मास है, तो जो भी स्मॉल एम उसका मास होगा उसको हम इस वाले एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेंगे, वो फोर्स हम यहाँ पे डाल देंगे स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये चीज हुआ। अब आगे देखते हैं। किसी को देखो टाइम देखो कितना हुआ, 4:30 बज गया, अभी नहीं बचा, 5 मिनट बाकी है। चलो एक और टॉपिक लेते हैं। तुम लोग ये समझो, अगर कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर रस्सी बंधी हुई है, अब इस रस्सी के ऊपर कोई मंकी है जो क्लाइंब कर रहा है। अगर ये मंकी ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो मंकी के ऊपर क्लाइंब करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्लाइंब कर सकता है, या फिर एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब नॉन यूनिफॉर्म से क्लाइंब कर सकता है। तो देखिए, जो नॉन यूनिफॉर्म से क्लाइंब करेगा उसमें कंडीशन ये होगा कि वो रस्सी में एक्स्ट्रा टेंशन पैदा करेगा। एक्स्ट्रा टेंशन मतलब कि देखो, हम इमेजिन करो एक चीज को, वो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो वो एक पतली धागा होती है ना प्लास्टिक वाली, क्या बोलते हैं उसको, नक नहीं, नक तो वो कॉटन वाला होता है, एक और प्लास्टिक का धागा होता है, अंटी नायलॉन क्या बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उसको अपने वहाँ अंटी बोलते थे। ठीक है, तो वो हाँ, तो वो जो प्लास्टिक नायलॉन होता है ना, तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास वो नायलॉन है। ठीक है, अब मान लो कि ये रहा हमारा आईपैड, इस आईपैड को उसमें बांध दिए। ठीक है, अब इसको हम लटका दिया आईपैड को, चलो मैं लटक गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हल्का हल्का ऐसे कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, उसको चाप के बांधे, वो टूटेगा नहीं, मतलब वो नहीं खुलेगा। अब मान लो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, अब इसको नचाने लगे और नचा रहे हैं, और तेज नचा रहे हैं, बहुत तेज नचा रहे हैं, बहुत तेज, क्या होगा, रस्सी टूटेगी। रस्सी क्यों टूटी, कौन सा फोर्स लग गया? ये तो है सिंपल सा आंसर, फोर्स ज्यादा हो गया, टूट गई लेकिन कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ? तो रस्सी टूटी,
क्योंकि रस्सी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से स्ट्रांग प्यार नहीं करते थे, इसलिए रस्सी टूट गई। अब हो क्या रहा है, मान लो एक रस्सी का मॉलिक्यूल यहाँ पे, रस्सी का मॉलिक्यूल मान लो यहीं से रस्सी टूटी है, तो जब तक रस्सी नहीं टूटी थी तब तक खतरनाक तनाव था इनके बीच, टेंशन को हिंदी में तनाव बोलते हैं। अब क्या है कि तनाव बल, टेंशन फोर्स को, अब मान लो ऐसे से टूट गई तो ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स दे रहे थे, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई इनके बीच की कि अब वो नहीं दे पाए। तो रस्सी टूटने से पहले खिंचा के बड़ी होती है कि नहीं होती है? वो खिंच जाती है, खिंचा के वो बड़ी हो जाती है। यही रीजन है कि मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ जाता है। तो जो नायलॉन होता है उसमें इलास्टिक नेचर होता है, थोड़ा सा खींचोगे वापस आ जाएगा, लेकिन ज्यादा खींचे तो उसमें प्लास्टिक नेचर आ जाता है, वो वापस नहीं हो पाएगा, रस्सी लंबी हो जाएगी, फिर वापस कभी छोटी नहीं हो पाएगी। प्लास्टिक नेचर बोलते हैं इसको, इलास्टिक इनइलास्टिक होता है ये सब। चलो ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स में सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये इसके ऊपर दौड़ेगा, अब सुनो, पहले मान लो ये चुपचाप लटका हुआ है रस्सी पकड़ के, रस्सी ने इसको लटका देते हम। अब मान लो रस्सी से ही लटका हुआ है, ठीक है, तो रस्सी में टेंशन लग रहा है। रस्सी में टेंशन क्यों भाई? रस्सी चुपचाप पड़ी हुई है, उसको तुम पकड़े झूल गए। अब मॉलिक्यूल आपस में दूर हो जाएंगे, होंगे नहीं, जाना चाहेंगे, तो पूरी रस्सी में बोलेंगे तनाव आ चुका है, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा खसक गए हैं, अब उनके बीच बल लग रहा है। वही टेंशन होता है, उसको हम यहां दिखाएंगे तो ऊपर दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे तो नीचे दिखाएंगे। कल समझाए थे, ऑब्जेक्ट से अवे दिखाते हैं, अवे AWAY। अब मान लो कि दिव्यांश लटका हुआ है, तो जितना दिव्यांश का वेट नीचे की तरफ है, रस्सी है, मान लो ये दिव्यांश है, मंकी नहीं है। मंकी कहेंगे तो वो जो एक ग्रुप होता है जानवरों का, जानवर को जो केयर करते हैं, वो बोलेंगे साला तो मजाक बना के रखे हो, मंकी यहाँ आ जाएगा। तो दिव्यांश को ले लेते हैं। अब यहां पर अगर मान लो दिव्यांश लटका हुआ है, चुपचाप लटका हुआ है, अच्छा क्या सोच रहे होगे अगर तुम लटके रहोगे तो? मान लो तुमको चांस मिला कि दिव्यांश इस पे लटक जाओ, तो तुम क्या सोचोगे अपने मन में? यही सोचेगा यार अगर टूटा ना, अभी शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ है, गड़बड़ा जाएगा पैर वैर। अगर मान लो ये लटका हुआ है तो इस रस्सी में तनाव आ जाएगा। अगर रस्सी टूटती है तो क्यों टूटेगी? इसका वेट ज्यादा था। रस्सी नहीं टूटी तो नहीं इस रस्सी में जो टेंशन था वो वेट को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका वेट नीचे लग रहा है W, ऊपर टेंशन लग रहा है T, तो T और W आपस में बराबर थे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसको बोलते हैं दिव्यांश ऊपर चलो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रखना, तो आराम से ऊपर चल जाएगा। तो उस कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स रस्सी पे अप्लाई नहीं होगा, तो रस्सी नहीं टूटेगी। अगर अभी नहीं टूटी तो तब भी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर नीचे से इसको सांप दिख गया अगर इसको दिख गया नीचे सांप है, तो एक्सिलरेट कर जाएगा ये भागेगा एकदम, रस्सी छोड़ के दौड़ेगा अब यहां से जब ये ऊपर जाएगा, जैसे ही भागा इसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया तो अब इसमें रस्सी में एक्स्ट्रा टेंशन आ जाएगा। तो देखो जब ये भागेगा ना ऊपर, तो इस खुद के ऊपर नीचे की तरफ एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन लगने लगेगा स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से। तो पहले तो जो रस्सी थी, जो T था, वो T किसके बराबर था? mg के बराबर था। लेकिन जो T डैश नया बनेगा वो mg+a बन जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ जाएगा। जितने से ये ऊपर भागेगा उतना ही नीचे और ऐड हो जाएगा लोड, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा कर दो, अगर वो नीचे गिर रहा है तो अगर वो आराम से नीचे आ रहा है, ठीक है, तब तो वो मतलब ऐसे नीचे आ रहा है v बराबर कांस्टेंट से, तो मान लो कि T = वेट होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर भाग गया था ये, अब देखा सांप चला गया, तो अब नीचे आ रहा है आराम से नीचे आ रहा है तब ऊपर उसका ध्यान गया, वो सांप ऊपर भी बैठा हुआ था। अब क्या करेगा? फिर नीचे उतरेगा। तो जब ये नीचे उतरेगा तो इस पर दो तरीका है, वही दो तरीके कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं आएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंशन बढ़ेगा रस्सी में, ठीक है। अब देखो यहां पर जो रस्सी में टेंशन आएगा वो निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन लिफ्ट पर बनता है, उसको भी समझाते हैं। लिफ्ट वाला क्वेश्चन, लिफ्ट वाले क्वेश्चन में मजेदार आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखो एक लिफ्ट है हमारे पास, अब इस लिफ्ट में 3 कंडीशन बनते हैं, ठीक है। मान लो यहां पर कोई मशीन है,
कोई वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जिसके ऊपर चढ़ो तो वो अपना रीडिंग देता है कि तुम कितने केजी के हो, तुम लोगों को तो रीडिंग नहीं आएगा तुम लोग चढ़ जाओगे ना, वेटिंग बोल के मन नेगेटिव बता देगा रीडिंग आएगा जब हम चढ़ेंगे ठीक है, तो रीडिंग आना चाहिए, इतना खाओ पियो कि रीडिंग आए। ठीक है, देखो दो ही चीज़ का एकदम बल होना चाहिए लाइफ में, एक नॉलेज, दूसरा पैसा बॉडी कुछ भी हो, किडनी 2 ग्राम की निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉकेट है ना उसमें इतना ग्राम भरा होना चाहिए ना, नॉलेज और पैसा, इस दो का बहुत पावर होना चाहिए। देखो अब ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के पास ऊपर जा रहा है मान लो, तो लिफ्ट के ऊपर जाने के 2 तरीके होंगे, एक तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तरीका ये हुआ। दूसरा एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई। ये केस 1 बनाना, लिफ्ट का केस है, ऐसे लिखना। अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो इंसान चढ़ा रहेगा उसका कोई ना कोई वेट तो होगा, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट से जा रहे हो तो उसका वही वेट बताएगा, लेकिन अगर ये एक्सेलरेट किया तो इस पर लगेगा स्यूडो फोर्स, इसका वेट बढ़ जाएगा, तो जितना एक्सेलरेशन इसमें ऐड होगा वो जी में ऐड हो जाएगा, इसके वेट में ऐड हो जाएगा। मतलब कि वेट इज इक्वल टू mg बताएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेट जो है वो बढ़ जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा। g प्लस ए क्यों? क्योंकि जो आपका स्यूडो फोर्स है ना वो नीचे लगेगा, तो नीचे ए एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो g नीचे ऑलरेडी लग रहा था, तो ये 2 केस बन जाते हैं इसमें। अब देखो तीसरा केस, अगर ये मतलब जो नीचे आ रहा है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, आप लोग लिफ्ट का एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं तो किसी मॉल वॉल में चले जाओ घूमने के लिए, जाके देखो, घुस जाओ उसमें, किसी को मत आने देना, लिफ्ट बंद कर देना, ऊपर नीचे करते रहो उसी में। लिफ्ट ऊपर जा रही है, सीधे ग्राउंड फ्लोर से सीधे 5th फ्लोर 6th फ्लोर जितना लंबा होगा, बनारस में कितने लंबे मॉल होते हैं, 5-6 होता है ना, इतना बहुत है, 5-6 में समझ में आ जाएगा, लग रहा है कि नहीं एकदम ऑन करो, जाओ एकदम खड़खड़ 5 पे जाओ, तो 0 से 5 पे जब जाओगे ना एकदम महसूस होगा कि हाँ यार लगा था नीचे, वेट बढ़ा था, मेरा वेट बढ़ा था। अब उल्टा करो, 5 से 0 पे आओ, तो जब लगेगा कि यार वेट कम हो गया, लाइटनेस फील होगा, इसको वेटलेसनेस कहते हैं, वेटलेसनेस, तो वेटलेसनेस फील होगा आपको। हाँ, अब उस पर क्या करो ना, वो मशीन उस पर रखे रहो, तो उसकी रीडिंग तुम देख लोगे, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। तो जब मशीन जो है ना, इसकी रीडिंग एग्जैक्टली इतनी आएगी जितनी तुम्हारी है जब ये कांस्टेंट है, और अगर ये एक्सेलरेशन से गया तो इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी मशीन की। और ठीक उल्टा करो, अगर तुम मान लो ये ऊपर जा रहे हो, ये ऊपर जा रहे हो, अगर तुम नीचे आ रहे हो और वेलोसिटी कांस्टेंट से नीचे आ रहे हो तो सेम केस रहेगा। लेकिन अगर तुम नीचे इस प्रकार आ रहे हो कि उसमें रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है, नीचे आ रहे हो एक्सेलरेशन से, तो ऊपर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स ए का, तो अब ग्रेविटी नीचे, ए ऊपर, जा किधर रहे हो, नीचे, इसका मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, तो g माइनस ए, ठीक। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ए, यहाँ पे लिखोगे क्यों, क्योंकि इस टाइम स्यूडो फोर्स था वो ऊपर था, एक्सेलरेशन कितना था, a था, ये केस बनेगा, ठीक है। ये सारे केस पर ही लगता है लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं छोटे छोटे, वो कल के लेक्चर में ले लिया जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। अब इस वीडियो को पॉज कर देते हैं, अब मैथ्स का अलग रिकॉर्ड करते हैं